और इस वक्त देहरादून से खबर, जहां देहरादून में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और न्यूज वन इंडिया ने विकी रावत की मौत की खबर दिखाई थी। मामले में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई थी और खबर दिखाए जाने के बाद सीएम धामी ने इस पर संज्ञान लिया और मामले पर एक्शन लिया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ, जहां एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए और एसएसपी ने चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार सैनी को निलंबित कर दिया है। तो एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, जिसके बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है। देहरादून से खबर, जहां न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर यहां पे हुआ। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर संज्ञान लिया, एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। इसमें आगे और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो खबर दिखाए जाने के बाद सीएम धामी ने इस पर संज्ञान लिया और इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार सैनी को निलंबित किया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का असर यहां पे हुआ, जहां इस खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे संज्ञान में लिया, एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है और कड़ी कार्रवाई करने के बात की जा रही है कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है और उन्होंने इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लिया और एसएसपी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे संज्ञान में लिया और उन्होंने एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए, सख्त कार्रवाई की, और एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। जी बिल्कुल, देखिए खबर सिर्फ न्यूज वन इंडिया के दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुंचाई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री का संज्ञान लिया और सीधे एसएसपी को निर्देश दिए गए दलीप सिंह कुंवर ने चौकी इंचार्ज लखीबाग को सस्पेंड कर दिया है, मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गंभीर एक मामला था, उसको मिनिमाइज करने के लिए दूसरा पक्ष जो प्रभावशाली है, पैसे वाला है, उसके पक्ष में माहौल बना रहे थे चौकी इंचार्ज, जो कि निलंबित कर दिए गए। दरअसल मामला राजनीतिक भी हो गया था, क्योंकि चमोली का ही रहने वाला लड़का है जिसकी डेथ हुई है और चमोली से ही प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आते हैं और अपोजिशन में उनके ठीक सामने वही व्यक्ति था जिसने उन्हें चुनाव हराया था, कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी। ये दोनों लोग ही अस्पताल में जब आमने सामने थे, उसी वक्त तस्वीर करीब करीब साफ थी कि पुलिस की लापरवाही तो है ही और ये मामला भी महत्वपूर्ण है, लिहाजा दो बड़े नेताओं को अस्पताल यदि आना पड़ रहा है, विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया और एसएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। तो देहरादून में कुछ युवकों ने चमोली के निवासी विपिन रावत के सिर पे डंडे से वार किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी। युवक की मौत के बाद सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया और लापरवाही बरतने वाले आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। इससे पहले कांग्रेस ने इस मामले पर जम के विरोध किया था और सरकार से इस पर संज्ञान लेने और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। रावत के ऊपर आक्रमण होता है, कुछ अनजान लोग आगे बेसबॉल के बैट से इससे उसकी पिटाई करते हैं। रिपोर्ट होती है, थाना इंचार्ज लगातार लड़के के पिता पे दबाव डाल रहा होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए।
लेकिन बहुत बुरी हालत थी, इनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत हल्की धाराएं लगाई गई। और वो जब लड़का विपिन रावत सुबह 3 बजे मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, तब वो आनंद फानन में उसको गिरफ्तार करते हैं और इतनी हल्की धाराएं लगाते कि हाथों हाथ उसकी जमानत हो जाती है। हमने मांग की है कि 302, 307 लगे और दोबारा से वो चारों लोगों की गिरफ्तारी हो, 4 या 5 जितने लोग उनकी गिरफ्तारी हो। सीसी फुटेज, कैमरे की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए और इसको न्याय मिले। तो भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने की खुशी में देश भर की 100 ऐतिहासिक और राष्ट्रीय इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी और G20 के लोगों के साथ जगमग किया गया है। इन सभी धरोहर में उत्तराखंड से इकलौता जागेश्वर मंदिर समूह को भी शामिल किया गया है। मंदिर समूह में G20 का डिजिटल लोगो भी लगाया गया है और ये इमारत अगले 1 सप्ताह तक सतरंगी रोशनी के साथ चमकती रहेंगी। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों में काफी खुशी है इसे लेके। इसके लिए पुजारियों ने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं भारत सरकार का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इससे जो 100 प्रसिद्ध इमारतों को दान के लिए कार्य किया गया है, उसके लिए भारत सरकार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला। इस अवसर में भारत सरकार द्वारा भारत में समस्त 100 ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र और पर्यटक क्षेत्र चुने। तो पुजारियों और स्थानीय लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है और कई इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भारत सरकार का इसको लेकर यहाँ पे पुजारियों ने भी आभार व्यक्त किया और जागेश्वर धाम जो है वो भी रंग बिरंगी रोशनियों से और G20 के लोगों से जगमगा रहा है। तो भारत सरकार का यानी सरकार का यहाँ पे आभार व्यक्त किया गया, चूंकि एक अलग तरीके से यहाँ पे नज़ारा देखा जा रहा है। हरीश भंडारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, कई इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जागेश्वर धाम भी उसमें शामिल, कैसा नजारा और कितनी उत्सुकता लोगों में इसे लेकर? जी, निश्चित तौर पर G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद जहां पूरे देश में खुशी जाहिर की जा रही, वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर में विशेष तौर पर किया जा रहा है। जो जागेश्वर प्रसिद्ध धाम है यहाँ का, जो 11वें ज्योतिर्लिंग में आता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी लोगों में है और लोगों का ये मानना है कि पहली बार जो है इस ढंग का यहाँ पर हमको मिला है और इसको हम खुशी में वो करते हैं। और G20 का लोगो लगा रखा है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि 1 साल तक हम इसको लगाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे लोगों में भी काफी उत्साह इसे लेकर देखा जा रहा है और उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांगों को पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही दिव्यांग बच्चों को प्रेरित करते हुए वो नजर आए। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और अपने संबोधन में भी कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो दिव्यांगों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और यहां पे उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और दिव्यांगों का हौसला बढ़ाया। तो विश्व दिव्यांग दिवस पे ये कार्यक्रम था और इसमें कई दिव्यांग पहुंचे थे, जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया, पुरस्कार दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, उन्हें संबोधित किया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे कई बातों का जिक्र भी किया। श्री विजय थापा जी, विशाल गुप्ता जी, पूनम नौटियाल जी और विजेंद्र थपलियाल जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण जो आज हमारे इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर
हमारे सब दिव्यांग भाई बहनों का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम, जिसमें हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को आज हम सब के हाथों जहां उनका सम्मान करवाया, उनका प्रोत्साहन करवाया, जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन, मैं बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से फिट रहें, हर प्रकार से आप स्वस्थ एवं मजबूत रहें, प्रसन्न रहें, कुशल रहें और देश एवं प्रदेश के लिए लगातार अपना योगदान देते रहें। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप सब लोगों ने जो राज्य दक्षता पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले सभी हमारे दक्ष कार्मिकों को, सेवा आयोजकों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सेवा और सहयोग के भाव के साथ हमारे दिव्यांग भाई बहनों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार दिव्यांगजनों के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार उनके बारे में चिंतन हो रहा है, लगातार उनके बारे में गंभीर रूप से कि वो कैसे मुख्य धारा में आए, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार काम किया है और बहुत सारे नए नए उपक्रमों को दिव्यांगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और देहरादून के राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि नए अधिकारी अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। 2013 और 14 में जो भी भर्ती घोटाले किए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और हमारी सरकार में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। हमारे जो नए अधिकारी हैं, जिनको हम लोगों ने कहा है मिशन कर्मयोगी, उन सबको कहीं ना कहीं आप जैसे व्यक्तित्व से बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, बहुत प्रेरणादायक है। और बहुत सारे काम में तो आपसे बहुत पहले मिला था, तब भी मैंने आपके अंदर इसी प्रकार की सरलता देखी, इसी प्रकार की सादगी देखी और काम के प्रति एक समर्पण भाव। और दूसरा, अभी जब हम लोगों ने पिछले वर्ष लोक सेवा आयोग का चयन हो रहा था, उसमें क्योंकि उस चयन में आप ही का चयन हुआ, वो आपकी योग्यता थी। इतने सारे बुद्धिजीवी लोग और जो सब जगह पहुंचते हैं, एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर यहाँ पर बैठा है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भर्ती में जो घपले घोटाले हैं, ये 2014-15 से हो रहे थे और हर बार इनकी शिकायत हो रही थी। भट्ट जी ना, हर बार शिकायत हो रही थी, लेकिन इनकी जांच नहीं हो रही थी। इनकी जांच पहली बार हुई है और अभी तक 45 लोग इसमें जो है जेल में चले गए हैं और उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। हरिद्वार में मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई जा रही है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है और अगले 15 दिन तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें कई मोटरसाइकिल सीज करने के साथ ही चालान काटे जाएंगे। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को लगातार शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेट से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद अब यहां पे इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है।
लक्सर की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कई गांव के वार्ड सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। इस दौरान प्रशासनिक निर्देशों के जारी होने के बाद पुलिस बल तैनात करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी मौके से पर मुस्तैद देखा गया है। हालांकि क्षेत्र पंचायत उपचुनाव के नजरिए से अन्य चुनाव की अपेक्षा भीड़ की संभावना बेहद कम होने के कारण 12 बजे ही 65% मतदान की खबरें सामने आई थी। इस दौरान मतदाताओं की भीड़ कम और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों और मतदान कर्मचारियों की भीड़ मौके पे अधिक देखी गई। निर्वाचन के वार्ड सदस्यों का जो निर्वाचन अभी चल रहा है, आज मतदान है। 8 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इसमें लक्सर विकास खंड में 41 बूथ और खानपुर में 8 बूथ हैं। इन सभी पर अभी तक मतदान की जो प्रक्रिया वो शांतिपूर्वक तरीके से संचालित हो रही है। पंचायत निर्वाचन के वार्ड सदस्यों का जो निर्वाचन और शहीद खुदीराम बोस की 133वीं जयंती पे दिनेशपुर के सभी वर्ग के लोगों ने, साथ ही इंटर कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिमांशु सरकार, सरोज मंडल, रवि सरकार ने शहीद खुदीराम बोस के जीवन पे प्रकाश डाला और छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं उसमें शहीदों का बलिदान है। खुदीराम बोस के जयंती के उपलक्ष्य आज खुदीराम बोस स्टेडियम में अब सभी युवा साथी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दिया है। इस देश के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और सबसे कम उम्र के में फांसी के फंदे में झूलने वाले ऐसे खुदीराम बोस के श्रद्धांजलि अर्पित करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश के युवा जो इस टाइम नशे और दूसरे टाइप अपने विचारों का परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि युवा साथियों को उनके जीवन में प्रेरणा ले और उनके दिए हुए आदर्श में, जहाँ हमारा देश आदर्श है, हम खुली हवा में, आज़ादी हवा में हम जो सांस ले रहे हैं वो उन्हीं का देन है। आज जिस तरीके से इस पूरे देश में एक वातावरण है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ बलात्कार, नशा, इस तरीके का जो वातावरण फैला है, कहीं ना कहीं खुदीराम बोस से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। आज हमारे परम श्रद्धेय खुदीराम बोस महान क्रांतिकारी हमारे देश के, जिनके बलिदान पर पूरा देश एकजुट होकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक महान क्रांतिकारी आंदोलन चला और युवाओं में एक विशेष क्रांति जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप आज हम खुली आज़ादी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम जिस भारत का निर्माण हुआ है उनके बलिदान पर हमने उनको याद किया, उनकी जयंती मनाई। और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पे हमलावर है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे प्रदेश भर में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पे प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर अंकिता हत्याकांड को दबाना चाहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में बेटियों की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। सुबह सुबह 5 लोग राजभवन के बाहर गेट पर आके धरने में बैठे ताकि इनकी बात सुनी जा सके, क्योंकि वहां तो प्रशासन जा नहीं रहा था। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस जबरन वहां से उठा के लाई। एक जो बीजेपी के किसान सेल का व्यक्ति है उसको उठा के हॉस्पिटल डाल दिया। लोग कह रहे हैं उसको संग मारपीट भी हुई, गिरा भी है और साथ में इन सभी साथियों को उठा के यहाँ थाने में ले आए हैं। हमारा ये कहना है कि भाई प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, वीआईपी का नाम आखिर किस दिन डिस्क्लोज होगा, क्यों उसको सरकार बचाना चाह रही, कब तक अंकिता भंडारी मरेगी, कब तक केदार मरेगा। आज एक नया अध्याय जुड़ गया। जोशीमठ का एक बच्चा हमारा, जिससे संग 6-7 दिन पहले कॉलेज के आसपास मारपीट हुई थी, उसके माँ बाप दर भटक रहे थे और आज उसकी भी डेथ हो गई। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, इस्तीफों की मैं लगातार मांग कर रहा हूँ एक सक्षम अधिकारी को यहाँ लाने की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कब तक पुष्कर सिंह धामी जो खुद एक गाँव से आते हैं, खुद एक गांव का बच्चा जो पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचा है, उसको भी संवेदनशीलता खत्म हो गई है क्या? कब तक हमारे पहाड़ के बच्चे मरते रहेंगे? कब तक यहाँ न्याय मिलेगा? अंकिता का केस खत्म भी नहीं हुआ, वीआईपी का नाम नहीं आया, 2 डेथ और हो गई, केदार का आज तक पता नहीं है, उसके माँ बाप भटक रहे। आज ये रावत अलग मर गया। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? उत्तराखंड के एक मंत्री द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि वो वीआईपी कोई नहीं था, हर होटल में वीआईपी रूम होते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हर घर में एक अंकिता होती है।
इनके घर में भी अंकिता हो गई। किस तरीके से ये महिलाओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, देवभूमि को शर्मसार इन्होंने किया है। हम मांग ये कर रहे हैं कि जो ये सीबीआई से इसकी जांच हो, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है उसने भी ये फाइल लौटा दी है एसआईटी की जांच के लिए, वो संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए और एक और कालाडूंगी के कोटाबाग कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कालाडूंगी विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी, विशिष्ट अतिथि कुलदीप ताड़ियाल और बीडीओ श्यामचंद का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्या कांडपाल ने उनका स्वागत किया और कार्यक्रम में टीबी रोगियों को बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि मयंक तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कुलदीप ताड़ियाल जी एवं और बीजेपी मंडल ने टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंची। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके प्लान है, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं जगह जगह, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स स्पोर्ट्स। हम हर एक उनके स्कीम्स, अभी लेटली यही है, मैं वही एक मेला कर आई हूँ पुरोला में, बहुत अच्छा था। लोगों को समझाया, क्योंकि हमारे पहाड़ के अंदर काफ़ी इंटीरियर है, लोगों को अल्मोड़ा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना उस वक्त घटी जब कार बारात से लौट रही थी, बारात लेकर, और अल्मोड़ा ज़िले के भैंसिया थाना ब्लॉक के जमराड़ी बखरिया के पास बारात में आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूत्रों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए और घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये 4 लोगों की मौत हुई, ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस कई लोग एक युवक को पीट रहे हैं। हमले में युवक को गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। हमारी फिर उन पर क्या नाम 10-12 लोगों ने लाठी डंडों से पिटा, उन्हें पैर भी टूट गया उनका और हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया। सफरपुर के लोग थे, सफरपुर के लोग थे, हथियार भी थे उनके पास, और पहले भी उन्होंने धमकी दे रखी थी मारने की, इन्हें जान से। अरे जी, हमने जो मामला चल रहा था इलेक्शनों से, इलेक्शनों कहाँ सुनी होगी थी मुरसलीन में तालीम में, जब से चल रहा था अच्छे, इन्होंने पहले भी धमकियाँ दी। इसकी बात को लेकर हमने देहात एसपी के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रखी थी, गंगनहर में भी दे रखी थी कि भाई हमारे पर कभी भी हमला हो सके। कल साजिद नामक एक व्यक्ति के द्वारा कोतवाली गंगनहर में तहरीर दी गई कि उसके भाई तालिब के साथ जब्बार एवं अन्य लोगों के जो सफरपुर के निवासी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 147, 323, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, मुकदमा दर्ज हो गया, अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है इसमें। और रुड़की में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री का बेटा दुल्हन लेके पहुंचा। डीएवी कॉलेज ग्राउंड में दूल्हा दुल्हन का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। दूल्हे के दादा का सपना था कि उनका जो पोता है वो हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आए, और आज वो सपना उनका पूरा हुआ। हल्द्वानी में स्कूली छात्र को चाकू मारने की घटना का एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि पहले दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक छात्र पे चाकू से वार किया गया, जिसमें 3 नाबालिग को चिन्हित किया गया। तीनों जो नाबालिग हैं वो अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पे जिला प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। इस महकमे में खलबली मच गई है इससे, और इस घटना पे पुलिस मुख्यालय द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा गया है। पुलिस इस
आईपीएस अधिकारी का नाम उजागर करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ यहां भी जांच की जा सके। सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहां पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाए, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है वो सामने लाए जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। उसमें ये भी जो सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा गया है कि उत्तराखंड के जो आईपीएस हैं वो दबाव बना रहे थे अपना पैसा मांगने के लिए, इस तरह की कुछ जानकारी आई है। तो क्या दिल्ली से भी कोई इस तरह की सूचना, लेटर वगैरह कुछ आया हमारे पास कि उसमें कुछ मांगा हुआ, पूछा गया? अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई दिल्ली पुलिस से कोई लेटर हमें आया हो, वैसा कोई जानकारी नहीं है सोशल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।